सो एनपीओ रिवीजन, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली इसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे देते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, एंड इसके साथ साथ आपको मिलेगा कुछ एडजस्टमेंट्स। आपको ऑन दिस बेसिस क्या क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, वो भी क्लोजिंग, और एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के आपको क्या मिलेगा, डेफिसिट। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आपको क्या मिलेगा, कैपिटल फंड मिलेगा, एंड ये कैपिटल फंड आप यहां पर यूज करोगे एज अ ओपनिंग, एंड आपका क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पर आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, ये साइड में आ जाएगा आपका फॉर द ईयर एंडेड, तो यहां पर आपका सारा खर्चा आ जाएगा, जैसे आप लोग ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट में लिखते थे, से सैलरी, रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इनकम में क्या क्या आ जाता है, ट्रस्ट के अपना एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन, सो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन। बस पहले इन दोनों का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन, subscription is like a annual fee which the organization is charging with their members। ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि 12,000 मेरा सब्सक्रिप्शन फी है, आपको जो पे करना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आपको बताया था, डेबिट साइड 3 आएगा, क्रेडिट साइड में 3 आ जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, ओपनिंग रिसीवेबल। ईयर के बिगिनिंग में अगर आपको कुछ पैसा लेना आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमिलरली क्लोजिंग विल बी ओवर ईयर बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज योर क्लोजिंग रिसीवेबल। डेबिट साइड में आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज योर 12 मंथ्स का इनकम, दिस इज योर 12 मंथ्स का, एंड पैसा जो मुझे मिलेगा वो आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक। ये जो पैसा मिलेगा इट विल बी ऑफ लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर, और ये जो नेक्स्ट ईयर वाला पैसा मिल रहा है ना, नेक्स्ट ईयर वाला, दिस विल बिकम योर क्लोजिंग एडवांस, बैलेंस कैरीड डाउन। कैन आई से दिस इज योर क्लोजिंग एडवांस। अगर क्लोजिंग एडवांस यहाँ पर आएगा तो ओपनिंग एडवांस यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज योर ओपनिंग एडवांस। ये 6 के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर अभी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अब सेकंड बात करते हैं डोनेशन का। डोनेशन दो टाइप, एक है जनरल डोनेशन और दूसरा है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस लिए डोनेशन दिया गया था, तो अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं है तो कैन आई से दिस इज ट्रीटेड एज योर इनकम, और ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक डोनेशन रहा तो ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। ये क्लियर है? इसके अलावा जो भी आपका इनकम होगा,
इसके अलावा जो भी आपका इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में आता जाएगा। मेंबरशिप फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फी रिसीव्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें याद क्या क्या रखना है आपको। तो मेंबरशिप फी रिसीव्ड बोला या एंट्रेंस फी बोला, एंट्रेंस फीस एग्जाम्पल से 1 लाख रुपीज एंड एडजस्टमेंट में दिया है 50% इज कैपिटलाइज्ड। अगर बोला 50% इज कैपिटलाइज्ड तो आप यहां से 50% को लेस कर देना 50,000। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 50,000 और ये 50% जो है ना ये चला जाएगा आपके लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है, ये चला जाएगा आपका। जब भी वर्ड यूज किया ना कैपिटलाइज्ड, मतलब आपको बैलेंस शीट में ले जाना उसको। ये भी क्लियर। अगर आपको कोई एक ही नाम का इनकम भी है और एक्सपेंस भी है, एक ही नाम से कोई इनकम भी है एंड एक्सपेंस भी है, से एग्जाम्पल टू पिकनिक एक्सपेंस। पिकनिक एक्सपेंस आपको यहां पर मैं लिखता हूं एडजस्टमेंट्स में, आपको पिकनिक एक्सपेंस दिया है 50,000 का और पिकनिक का जो आपने लोगों से पैसा लिया है ना, पिकनिक के लिए जो रिसीव्ड हुआ है, रिसिप्ट, इट इज 52,000। तो नेट क्या हो रहा है, नेट, नेट आपका इनकम है। तो नेट इनकम मतलब क्रेडिट साइड में हम लोग को सिर्फ नेट दिखाना है, बाय पिकनिक फीस ब्रैकेट में बोल देंगे नेट। आप लोग अलग अलग नहीं दिखा सकते हो, इनकम को अलग, एक्सपेंस को अलग। क्लियर, ओके। एनपीओ मतलब क्लब हाउस वाला एग्जांपल ही मोस्टली आता है सब एग्जाम्स में, तो क्लब हाउस वाला हम लोग कंसीडर कर चलते, क्लब क्लब। तो इस क्लब हाउस में रैकेट्स होगा खेलने के लिए, बैडमिंटन का, बराबर है, क्रिकेट खेलने के लिए बॉल्स होंगे, बैट होगा। तो ये लोग क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे, आपके पास है ना कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी था एंड आप कुछ परचेज भी करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। तो कोई भी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा, जस्ट रिमेंबर आपको कहीं पर भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखाना है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको क्या दिखाना है, मटेरियल कंज्यूम दिखाना है। क्या दिखाना है, मटेरियल। तो यहां पर आ जाएगा आपका टू मटेरियल कंज्यूम्ड। से प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान खरीदा, आपने अगर स्टेशनरी का सामान खरीदा जो भी है, आपने अगर समझो 100 एग्जाम्पल मार्कर लगते हैं उनको, 100 मार्कर खरीदा, तो 100 का 100 मार्कर थोड़ी यूज हो जाता है। वो लोग 5 यूज करेंगे, 10 यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे, 30 यूज करेंगे ये साल में, बट बाकी का तो बच जाएगा ना। तो जितना भी यूज किया ना वही खर्चा होता है। और मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया था, मटेरियल कंज्यूम कैसा मिलेगा आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। आपको नेट फिगर ही दिखाना है, नेट। क्या ये भी क्लियर आप लोगों को। इसमें और एक कैच होता है इन रिलेशन टू योर परचेज, और एक कैच होता है इन रिलेशन टू योर, आपको एडजस्टमेंट में, आपको एडजस्टमेंट्स में रिसीट और पेमेंट या फिर रिसीट और पेमेंट के अंदर आपको मिलेगा परचेजेस का पेमेंट है 5,000। ये जो 5,000 का जो पेमेंट है ना क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये परचेज नहीं है, ये परचेज का पेमेंट है। ये क्या है आपके परचेज का। अब इसके बेस पे हमको परचेज निकालना है, इसके बेस पे हमको परचेजेस, दिस इज नॉट योर परचेज, दिस इज योर पेमेंट फॉर परचेजेस। अब परचेज कैसा निकालेंगे, आपको अगर एडजस्टमेंट्स में दिया है क्रेडिटर्स, आपको बोला गया है ओपनिंग क्रेडिटर्स इज 3,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इज 5,000। तो एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट कैसा बनेगा, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, उनको पेमेंट।
तो ओपनिंग इज 3000, क्लोजिंग इज 5000 एंड आपका पेमेंट, ये रिसीट और पेमेंट से आपको पेमेंट मिल रहा है 5000 का, तो वो यहां पर आएगा 5000। तो मतलब आप अगर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ना तो ये आ गया आपको 7000। तो 7000 इज योर परचेज जो मटेरियल कंजम्पशन में जाना है आपका। क्लियर है? और एक बार एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी रुपीज 3000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 3500, ओपनिंग creditors is rupees 6200, closing creditors is closing creditors is 9000 एंड आपको पेमेंट फॉर परचेजेस दिया है से 4000। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको निकालना है आपका मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, और यही मटेरियल कंज्यूम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। कैसे मिलेगा मटेरियल कंज्यूम, देखते जाओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमको मिल जाएगा मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना है 3000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3500। तो ये आ जाएगा आपको 3000, ये आ जाएगा आपको 3500। परचेज चाहिए तो इसके बेस पे हम लोग परचेज निकालेंगे, ऑन दिस बेसिस हम लोग परचेज निकालेंगे। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना होगा हमको, क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर्स के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, परचेजेस क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कितना है 6200, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 9000 एंड पेमेंट इज 4000। तो दिस विल बिकम 13000 माइनस 6200, तो 6800 इज योर परचेज। तो ये 6800 इधर आएगा, 6800 प्लस 3000 माइनस 3500, इट इज कमिंग टू 6000। तो 6300 इज योर मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जाएगा। ये भी क्लियर है आप लोगों को? ओके रिसीट और पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। दिस इज रिसीट साइड, दिस इज पेमेंट साइड, दिस इज एक्सपेंडिचर साइड, दिस इज इनकम साइड। अब पेमेंट साइड में मैं लिख रहा हूं सैलरीज 14000 का, एंड एक्सपेंडिचर साइड में लिख रहा हूं मैं सैलरीज 12000। क्या मीनिंग है इसका? गलत है। क्या मीनिंग है विद नो एडजस्टमेंट्स? क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि करंट ईयर में जो आपने सैलरी का पेमेंट जो किया है ना 14000 है, 14000 का पेमेंट का, बस इतना मालूम है मुझे। एंड करंट ईयर का खर्चा आपका कितना है, मतलब आपने 2000 का ज्यादा पेमेंट किया विच इज प्रीपेड, अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पर रेंट है 5000 का और यहाँ पर रेंट है से 7000 का, इसका क्या मीनिंग है? आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ से एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी 3000, मैंने वहाँ पर लिखा ही नहीं है।
इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, वो पेमेंट हुआ। कैसे मालूम पड़ता है? ये बार का तो खर्चा है ही नहीं ना। ये जो पेमेंट हो रहा है ना, ये कभी का पेमेंट है? लास्ट ईयर का पेमेंट है। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ, फ्यूल एक्सपेंसेस 2000, मतलब गलत। और लास्ट ईयर, सब लास्ट ईयर थोड़ी होता है। हाँ, इसका मीनिंग क्या है कि 2000 का खर्चा है जिसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। क्लियर है? ओके। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1000, इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? इस साल का खर्चा है 1000 का, और ये साल का आपने पेमेंट भी कर दिया 1000। समझ में आया? इसका मतलब आपका पेमेंट और आपका एक्सपेंडिचर कनेक्टेड है। अगर एडजस्टमेंट्स में कुछ बोला नहीं है तो जो पेमेंट होगा ना, वही करंट ईयर का खर्चा मान के चलेंगे। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी 3000 है, ये नहीं है आपके पास, और एडजस्टमेंट्स में कुछ नहीं बोला है, तो कहना इसे हम लोग का करंट ईयर का खर्चा वुड भी 3000। लेकिन आपको एडजस्टमेंट ना क्या बोल रहा मालूम है? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 3000, मतलब कहना है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसिस 3000, तो कहना है ये पेमेंट इज टुवर्ड्स योर लास्ट ईयर। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा कितना आना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मेट बता दिया था आप लोगों को। फॉर्मेट क्या था आपका जो एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ना, उसके लिए एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? आप लोग एक्सपेंस पेड कितना है वो आइडेंटिफाई कर लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे। उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड कर देना, एंड प्रीपेड ऑफ करंट ईयर उसमें से माइनस कर देना, एंड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर एग्जैक्टली उल्टा कर दो इसका। मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर क्या करोगे? माइनस करोगे, एंड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर ऐड करेंगे। आप लोगों को उसमें का लॉजिक पहले ही बता दिया गया था। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये एक्सपेंस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर? वापस से सुनो ना, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं मुझे रिसीट और पेमेंट के बेस पे मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है अगर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस कर दो, लास्ट ईयर का प्रीपेड ऐड कर दो। उल्टा भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट पता है, मुझे रिसीट और पेमेंट का अमाउंट आइडेंटिफाई करना है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जाने वाले हो रिसीट और पेमेंट पे, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? प्लस करते थे, अब माइनस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? माइनस कर रहे थे, अब प्लस करना पड़ेगा। करंट ईयर का प्रीपेड आप क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, तो अब प्लस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का प्रीपेड आप प्लस कर रहे थे, तो अब माइनस करना है। उल्टा करना है, दैट्स इट। कब उल्टा करना है? अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जाने वाले हो रिसीट एंड पेमेंट साइड में। क्लियर है आपको? आप लोगों को एनपीओ का सम सॉल्व करने से पहले ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। क्लियर है? ये मटेरियल कंज्यूम वाला जो कंसेप्ट है ना, उसका एकदम अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। तीसरा, ये एक्सपेंस वाला जो फॉर्मेट बताया ना, इसमें अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। दैट्स इट। आराम से आप लोग एनपीओ का क्वेश्चन कर लोगे। तो एनपीओ में ना प्लीज रिमेंबर, अगर आप लोग कोई एडजस्टमेंट्स में अटक भी जाओ ना, उसको छोड़ के बाकी सब एडजस्टमेंट्स को करेक्ट करके आना। ऐसा ना हो कि वो एडजस्टमेंट नहीं आ रहा तो सम ही छोड़ दिया आपने। क्लियर है? तो बाकी सब एडजस्टमेंट्स करेक्ट करके आना। ओके, और एक चीज़, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले ऑफ कोर्स, बट पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखते हैं हम लोग
बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस जो है बराबर ना, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ऐसा दो होता है। तो बैंक बैलेंस जो लिखते हैं ये बैंक बैलेंस एज पर माई कैश बुक होता है कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होता है? एज पर पासबुक होता है कि एज पर कैश बुक होता है? आंसर टू दिस इज ये होता है एज पर योर कैश बुक। मतलब मेरे कैश बुक के हिसाब से, मतलब मेरे टैली के हिसाब से जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसके बेस पे तो मैं मेरा पीएनएल बैलेंस शीट बनाऊंगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई एक फिगर कहीं और से उठा के लिख लो, तो मेरा बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होगा। मेरा ट्रायल बैलेंस जो मेरे सॉफ्टवेयर से मिलेगा वो टैली हुआ होगा। अगर उसमें कोई भी नंबर में चेंज कर दूंगा, कुछ और नंबर लिख लूंगा, तो टैली होगा क्या मेरा बैलेंस शीट? तो ट्रायल बैलेंस शीट टैली नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो बनाएंगे ना वो बैलेंस एज पर कैश बुक बनाएंगे। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया है और आप लोगों को बीआरएस में बैलेंस एज पर पासबुक से कैश बुक पे कैसा जाना है वो आता है। तो जो बैलेंस एज पर पासबुक दिया ना वो एज इट इज नहीं लिखेंगे, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू बैलेंस एज पर योर कैश बुक, और जो अमाउंट है ना वो अमाउंट जाएगा आपके बैलेंस शीट के अंदर। ये क्लियर आप लोगों को? अभी सम्स का डिस्कशन करते हैं, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस में करूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग से। और जैसे जैसा कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग देखते जाएंगे। सम छोटा हो बड़ा हो फटाफट कर लेंगे। सबसे पहला बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट और पेमेंट अकाउंट, इधर देखो, आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना चाहिए। मतलब बार सोल्यूशन में जाके देखो, पहले ये तो देखो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि रिसीट साइड कौन सा है, पेमेंट साइड कौन सा है। तो लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीज़ और कहीं पर भी पोस्टिंग करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखो क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस मतलब यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आपका सारा रिसीट ये साइड में आएगा, रिसीट, एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर सब आएगा आपका पेमेंट्स। प्लीज रिमेंबर, रिसीट एंड पेमेंट कैन बी फॉर एनी पीरियड। पीरियड कोई भी होगा, बट जो रिसीट हुआ होगा ना वो ये साल में हुआ होगा, ये 12 महीने में मिला होगा। बट ये 12 महीने में जो मिला हो सकता है वो लास्ट ईयर का हो सकता है वो लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर का हो सकता है वो लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर का हो, कुछ भी हो सकता है। पैसा जो मिला ना उसका पीरियड कभी का भी हो सकता है, बट वो करंट ईयर में मिलेगा। सेम फॉर पेमेंट ऑल्सो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो करंट पीरियड का ही खर्चा आता है, लास्ट ईयर का खर्चा नहीं आता है। लास्ट ईयर का खर्चा रहेगा तो हटा दो, आगे का खर्चा है वो भी हटा दो। क्लियर? ओके। अब इस क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब एंट्रेंस फी, क्या ये इनकम है कि खर्चा है? इनकम है, तो रिसीट साइड में आना चाहिए, रिसीट। ओके, पहले हम लोग ना बैलेंस डाल देते हैं। यहाँ से नीचे देखो बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, 350। अच्छा 31 मार्च, अभी यहाँ पर देखो ना कैश इन हैंड और कैश और बैंक अलग अलग दिया है। 1 अप्रैल का 200, मार्च का 350 और कैश और बैंक का 400 एंड 590। तो कहना इसे 200 400 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक तो कैश बैलेंस भी है इनके पास कितना, 200, दूसरा बैंक बैलेंस भी है इनके पास विच इज टोटलिंग टू 600, एंड आपके पास क्लोजिंग में भी कैश बैलेंस है 350, आपके पास बैंक बैलेंस है 590, टोटलिंग टू 350 प्लस कितना आ रहा, 350 प्लस 590 940। ये क्लियर? अब पोस्टिंग करते जाते एक एक करके। जस्ट ईज के लिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं और 2 करके नहीं लिख रहा हूं। क्लियर है? ये एंट्रेंस फी 300, तो यहां पर आ जाएगा आपका एंट्रेंस फी
रिसीट साइड में आएगा ना, आपको हेडिंग में यहाँ पर लिखना है दिस इज योर रिसीट एंड दिस इज योर पेमेंट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या है? मेंबरशिप फी। ये भी क्या है आपका? तो मेंबरशिप फी 3000। नेक्स्ट क्या है? डोनेशन फॉर क्लब। डोनेशन क्या इनकम है कि एक्सपेंस है? रिसीट है कि पेमेंट है? रिसिप्ट है। डोनेशन कितना? 10,000। नेक्स्ट फूड स्टफ सेल। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, रिसीट है ये 1200। नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस। पेमेंट है ये। ओके, सैलरी एंड वेजेस 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ। ये अलग अलग दिखाए कि नेट करे? अलग अलग दिखाए कि नेट करे? फूड स्टफ देखो ना, इधर दो दो है, इधर ध्यान दो जरा। फूड स्टफ का सेल भी है, फूड स्टफ का परचेज भी है, क्या करे? क्यों अलग अलग? रिसीट और पेमेंट में अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट होता है ये। वेरी गुड। तो यहां पर आपको अलग अलग ही दिखाना है। परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब, पेमेंट साइड यस और नो। जनरल एक्सपेंस 600। टैक्सेस 400। बैंक चार्जेस 160। बस इस तरीके से करोगे आपका ये टैली हो जाएगा। 99.99% टैली हो जाएगा, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस कि टैली ना हो। एग्जाम्पल, तो अगर आपको बैलेंसिंग फिगर बच गया डेबिट साइड में ना, तो ये रिसीट है। मिसलेनियस रिसीट बोल दो। मिसलेनियस रिसीट मतलब और भी कुछ बेच के पैसा मिला रहेगा, न्यूज़पेपर बेच के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिसलेनियस रिसीट। अगर आपको क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच गया ना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल दो। क्लियर है ये आप लोगों को? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन बनाना है। उन्होंने बोला कि सब्सक्रिप्शन कितना आएगा। तो हर बार आप लोगों को जब सब्सक्रिप्शन बनाना है ना, तो आपको 6 चीज़ों के बारे में सोचना है। ऑफकोर्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन वो सब है, बट अपने ईज के लिए विल कंसिडर ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल। तो कहना है से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ओपनिंग रिसीवेबल कितना है, क्लोजिंग रिसीवेबल। यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में आ जाएगा रिसीट। क्लियर? अब क्वेश्चन रीड कर करके समझते जाओ कि किधर पोस्टिंग होने वाला है इसका। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना है? 42,000। तो यहां पर आएगा रिसीव्ड। इट इंक्लूड्स, इट मतलब 42,000 इंक्लूड्स। क्या है इसके अंदर, क्या क्या छुपा है? 1600 फॉर 2009। सबसे पहला ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कभी का बना रहे हो? 2020 का, ड्यूरिंग 2020 ना, 2020 का बना रहे हो। ओके, तो इट इंक्लूड 1600 फॉर 2019, मतलब ओपनिंग में होना चाहिए था ना ये, तो जाके हम लोग लिख देंगे 1600 ओपनिंग में। एंड 600 फॉर 21 ईयर पे ध्यान दो, एडवांस है नेक्स्ट ईयर का, वो इसके अंदर है। ओके, तो ये आपका क्लोजिंग एडवांस भी है इधर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्लोजिंग एडवांस। कितने का है वो क्लोजिंग एडवांस? 600 का है। Also 300 has still to be received for 2020। आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये आ जाएगा आपका 3000। ओपनिंग के एडवांस के बारे में नहीं दिया है तो डैश, अगर इसको क्लोज करोगे तो बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो 42,000 प्लस 3,000 माइनस 1600 माइनस 600 इज 42,800। सबको क्लियर है ये? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला। सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 2020, सैलरी पेड 2020 वर्स 23,000। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेबिट होने वाला है, कहना है हमारा एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट बताओ क्या है? आपके पास अगर पेड वाला अमाउंट है तो आप आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो करंट ईयर का, आप लेस कर दो प्रीपेड करंट ईयर का, राइट?
एंड उल्टा करो लास्ट ईयर का, मतलब आप आउटस्टैंडिंग को लेस करो वो भी लास्ट ईयर का, और प्रीपेड को ऐड करो लास्ट ईयर का। ये करने से आपको मिल जाएगा एक्सपेंस वाला अमाउंट, आप पेड से एक्सपेंस में पहुंच जाओगे। यस और नो? ओके, देखते क्या क्या अमाउंट है। तो सबसे पहला 23,000 इज योर पेड, 23,000। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? सैलरी अनपेड, मतलब आउटस्टैंडिंग कभी का आउटस्टैंडिंग है, ये पेड 2020 का है और ये 19 है, मतलब कहने से लास्ट ईयर का है ये, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लेस हो जाएगा, तो 1400 हो जाएगा लेस। प्रीपेड लास्ट ईयर का है, क्या हो जाएगा? ऐड। आउटस्टैंडिंग करंट का है, ऐड। प्रीपेड करंट का है, क्या हो जाएगा ये? यस। सो दिस विल कम टू 23,000 प्लस 1800 माइनस 600 माइनस 1400 प्लस 400 कमिंग टू 23,000 23,200। क्लियर है ये? 23,200। अब क्वेश्चन ने अगर बोल दिया गलती से प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो एक बार लेजर अकाउंट को भी देख लेते हम लोग। तो इधर देख लो लेजर अकाउंट, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट खर्चे का अकाउंट है। जितना सुनो ना, सैलरी पे करते हो, एंट्री क्या पास करते हो, तो देखो भी मत, जर्नल एंट्री क्या पास करते हो सैलरी पे करोगे तो? सैलरी टू बैंक। सैलरी अकाउंट के डेबिट में आएगा ना टू बैंक, तो मतलब खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब इसको देखो, ये खर्चा है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग से ये खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो उसको डेबिट में लिखो ना। लास्ट ईयर का प्रीपेड से खर्चा क्या हो रहा है, तो भी डेबिट में लिखो। एंड करंट ईयर का प्रीपेड से खर्चा माइनस हो रहा है, तो क्रेडिट में लिखो। एंड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को भी क्रेडिट में लिखो। हो गया। एक बार देखते हैं, नंबर्स को भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले ना 23,000 आपने डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। क्लियर? अब ये 1400 से अपना खर्चा ऐड हो रहा है कि कम हो रहा है? आपको ऐसा सोचना है। 1400 सर आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, करंट ईयर का ऐड होता तो लास्ट ईयर का लेस हो रहा है, तो कहां पर लिखूंगा 1400 को? क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी आउटस्टैंडिंग। समझ रहा है क्या आपको? समझ में आ गया कैसा सोचना है? नेक्स्ट 400 क्या होने वाला? 400 का खर्चा बढ़ने वाला है, तो यहां पर आ जाएगा डेबिट साइड में। और आप लोग डेट देखोगे ना, डेट क्लियर है? मतलब सबसे पहला ना आप लोग ना आपका ओपनिंग जो भी है ना वो ट्रांसफर कर लोगे, और उसके बाद करंट ईयर का खर्चा बुक करोगे। डन? इसको सोचने का दूसरा तरीका है, अगर आपने आउटस्टैंडिंग का लेजर बनाया होगा, आउटस्टैंडिंग का लेजर ओपनिंग यहां पर आता है, हाँ या ना? क्लोजिंग यहां पर आता है, तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग में 1400 आया होगा। क्लोजिंग 100 अगर क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड में आया होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट साइड में आएगा ना वो। और प्रीपेड भी आपने अपना क्लोज किया होगा, तो प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस आया होगा डेबिट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा वो बैलेंस। क्लियर है? इसके डिटेलिंग में अब नहीं जाते हैं। ओके। विद द सेम लॉजिक ऑफ 1800 एंड 600, सोचना कैसा है इस 1800 के बारे में आपको? 1800 क्या कर रहा है? ऐड होने वाला है, तो कहाँ पर आ जाएगा? ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। एंड सेम यहाँ पर आपका ये 600 क्रेडिट हो जाएगा, तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा विच इज ट्रांसफर टू योर एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या ये आपको सैलरी का अकाउंट क्लियर है? ओके। आउटस्टैंडिंग का भी अकाउंट समझाता, सुन लो। ठीक, आपको ये मालूम है ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? कैसे मालूम पड़ेगा? अगर एसेट है ना, एसेट, कोई भी एसेट वाला चीज होगा ना, उसको ओपनिंग डेबिट साइड से आता है, और लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड में होता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां पर होता है? लाइबिलिटीज में होता है, तो इसलिए ओपनिंग कहां पर आएगा इसका? तो इसके लिए देखो, ओपनिंग जो था ना 1400 वो यहां पर आ गया, और ये ओपनिंग को आपने ईयर के शुरुआत में ट्रांसफर कर दिया सैलरी अकाउंट में, बराबर है ना?
और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था उसको क्लोजिंग लिख दिया। सर क्यों लिखा आपने क्लोजिंग? इसको नेक्स्ट ईयर में सैलरी में ट्रांसफर कर देंगे, करेक्ट है, इसको नेक्स्ट ईयर को सैलरी में ट्रांसफर कर देंगे। सेम लॉजिक फॉर प्रीपेड वाला, आपका ओपनिंग यहां पर आ जाएगा, ओपनिंग को सबसे पहले आपने ट्रांसफर कर दिया किधर? सैलरी में, और करंट ईयर का जो खर्चा था, एक्स्ट्रा खर्चा, उसको आपने बैलेंस बोल दिया, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर आप ट्रांसफर करोगे सैलरी में। क्लियर है? फिर से लास्ट बार इधर देख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग यहां पर आता है, आपने लास्ट ईयर का ओपनिंग यहां पर लिख लिया से 100, इस ओपनिंग को आप ट्रांसफर करोगे कहां पर? इसका जो खर्चा था वहां पर ट्रांसफर कर दो। फिर करंट ईयर में आपने और खर्चा किया होगा जो सैलरी का, इसको बोल दो, अच्छा प्रीपेड ले लो, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी का करंट ईयर का और जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है इसको आप बता दोगे आपका क्लोजिंग बैलेंस। एंड सिमिलरली आपका आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग का आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस इधर, आउटस्टैंडिंग आपने ओपनिंग बैलेंस इधर दिखा दिया 100 का। अब इसको आप दिखा दो, इसको आप दिखा दो सैलरी के अंदर ट्रांसफर करके, और करंट ईयर में जो भी आपने और सैलरी का पैसा नहीं दिया इसको बोल दो आप ये आपका है क्लोजिंग। क्लियर है? ओके, तो लेजर अकाउंट बनाने आया ना, तो लेजर अकाउंट भी बनाने आना चाहिए। क्लियर? बट हम लोगों को ना जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सम आएगा ना तो नोट में ये काम आने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 अब आने वाला है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। चलो फटाफट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट इधर देखते जाओ। आपको दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बोला है बनाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कैसा बनाना इधर देख लो आप लोग, फास्ट साथ में कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बोला है क्या बनाने क्वेश्चन में? तो बैलेंस शीट के लिए नहीं जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहला है, बट डिस्कशन के टाइम पे बैलेंस शीट का डिस्कशन भी कर लेंगे। 2,50,000 अगर बैलेंस शीट बोला होता बनाने, कहाँ जाता था ये जाता था आपके ओपनिंग के बैलेंस शीट में एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को अलग से ही टैकल करेंगे, और सब्सक्रिप्शन का हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा होगा हमारा। दिस इज योर ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल। बस अब अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है यहाँ पर। तो ये जो है आपका टोटल, कैन आई से दिस इज योर रिसीट, तो 65,000 प्लस 3,55,000 प्लस 55,000 कितना हो गया? ओके, 55 वाला डोनेशन की तरफ है, माइनस 55,000 कितना हो जाएगा ये? 4,20,000। तो कहने से 4,20,000 आपको टोटल पैसा मिला है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4,20,000। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन से ईयर का बना रहे हो आप? 31 मार्च 20। अच्छा, 2020 इज योर करंट ईयर, 1920 इज योर करंट ईयर, लास्ट ईयर वुड हैव बीन 18-19 एंड उसका नेक्स्ट ईयर वुड हैव बीन, वेरी गुड। तो ओवर ईयर यहां पर बोला 18-19 का जो पैसा मिला है मुझे, 18-19 कितना है वो? 65,000। कहीं पर बोला है क्या ओपनिंग में आपके पास इतना था? जाके देखो जरा लास्ट ईयर, कहीं पर बोला है कि आपके पास लास्ट ईयर इतना बोला है? नहीं।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, कैन आई से दिस इज योर करंट। अगर यहां पर बोला होता ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 19 70,000, तो हम यहां पर जाके 70 लिखते हैं, हम यहां पर ना 70,000 लिखते हैं। अगर नहीं दिया है इसका मतलब 65 आ जाएगा। तो ये अज्यूम करेंगे जो करंट ईयर में जो पे किया ना वो पूरा पिछले साल का था, मतलब हम लोग ने ओपनिंग का पूरा पेमेंट हम लोगों को मिल चुका है, यहाँ पर ओपनिंग का पूरा पेमेंट मिल चुका है। तो कहना है सर यहाँ पर आपके ओपनिंग में आ जाएगा 65,000, ओके, एंड 3,55,000 इज फॉर योर करंट ईयर। तो यहाँ पर कोई एडवांस नहीं है। एंड इंफॉर्मेशन नीचे दिया था आपको, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आउटस्टैंडिंग है कितना 55, दिस इज योर, ये भी कुछ नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा 4,20,000 प्लस 55,000 माइनस 65,000, 4,00,000। ये क्लियर है। ओपनिंग रिसीवेबल ओपनिंग के बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, क्लोजिंग रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। 4,20,000 जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड जो चला गया ऑलरेडी, एंड 4,10,000 जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से साइड। तो कहना है से यहां पर मैं टू और बाई नहीं लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा ये 4,10,000, सॉरी 4,10,000। ये क्लियर है सबको, डन। अब मैंने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। नेक्स्ट डोनेशन 55,000। अब डोनेशन के बारे में देखो कुछ बोला है कि एडजस्टमेंट्स में कुछ बोला है, अगर डोनेशन में नहीं बोला है तो उसको इनकम करके ट्रीट कर लो। तो डोनेशन आ जाएगा, डोनेशन कितना 55,000 का डोनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्रेंस फी 85,000, कुछ एडजस्टमेंट है क्या, 50% टू बी कैपिटलाइज। तो कहना है से यहाँ पर मैं बोलूँगा एंट्रेंस फी यहाँ पर सिर्फ 50% ही ले लेता हूँ मैं, 50% मतलब 85,000 का 50% 42,000। तो मतलब इसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए मालूम है, एंट्रेंस फी इनर कॉलम में 85 लेस 50% कैपिटलाइज्ड 42,500 और फिर आउटर कॉलम में 42,500, और ये जो 42,500 जो लेस किया है ना इसका सेकंड इंपैक्ट जाना चाहिए लाइबिलिटी साइड में एंट्रेंस फी। अगर ऑलरेडी एंट्रेंस फी उधर होगा उसमें ऐड कर देना, अगर नहीं होगा तो लिख देना। क्लियर, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सैलरी पेड है, ये पेड कुछ है क्या एडजस्टमेंट जरा देखो, हाँ आउटस्टैंडिंग है। तो कहना है सर यहाँ पर आपका सैलरी इनर कॉलम में आपका आ जाएगा 1,65,000 और इसमें ऐड हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ 40,000 विच विल कम टू 2,05,000, 2,05,000 और ये आउटस्टैंडिंग चला जाएगा आपके लाइबिलिटी साइड में भी। ओके, एडजस्टमेंट भी हो गया। ऑफिस एक्सपेंस के ऊपर कुछ है अभी एडजस्टमेंट, देखो ना क्या है, सिर्फ डेप्रीशिएशन है अभी बचा, वो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। कहां पर गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इधर है। ऑफिस एक्सपेंस पे कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा हमारा एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस 28, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32, ट्रैवलिंग 65, और ये 1,43,000 जो है वो जाएगा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस बोल के। क्लियर। अब बचा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 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 निकालना है हमको ऑन दिस 3,42,000। क्या बोला है इधर 25% लेना है फॉर द ईयर एंडेड। अब ये बहुत मजेदार है, 3,42,000 का आप लोग ले लोगे 25%, कितना आ रहा है इसका आपको मालूम है। फाइनल अकाउंट्स में भी हम लोग लेते हैं, अगर कुछ नहीं बोलते हैं ना तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं मालूम है, 6 मंथ्स का। तो आप जो भी अजम्पशन लेना है ना बस नोट में लिख देना, इट इज अज्यूम्ड
कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर या फिर इट इज परचेज्ड इन बिटवीन द ईयर। सर समझ में आ गया आप लोगों को? या फिर इट इज परचेज्ड हाफ ईयरली, जो भी लिखना आप लोग लिख लेना उसमें। बट आप लोगों को जस्ट नोट में आपको स्पेसिफाई करना है कि ये 6 महीने का हम लोग इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम लोग फुल चार्ज करेंगे। कितना आ जाएगा ये डेप्रिसिएशन? 85,500। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब इसको आप क्लोज, सारा हो गया ना एडजस्टमेंट, इसको आप क्लोज करोगे। 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500 माइनस 2,05,000 माइनस 35,000 माइनस 28,000 माइनस 32,000 माइनस 65,000 माइनस 85,500 57,000 आ रहा है। 57,000 आ रहा है। क्या है ये आपका? और बस बोलो क्या डाउट है इसमें? इग्नोर इट। आपको करना तो लिख करके एजम्पशन लिख देना। तो 57,000 का आपका सरप्लस है, 57,000 का आपका सरप्लस है। वो लोग लिखते हैं जब टू लिखना भूल गए, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस लिखो या फिर टू सरप्लस लिखो, चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड। मैच का खर्चा कितना होगा और मैच फंड के लिए कितना होगा, ये बता दो इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड। मैच एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 1,10,000। मैच फंड मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में फंड कितना था? तो अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो लाइबिलिटी साइड में मेरे पास मैच का फंड है। कितने का है? स्टार्टिंग में 30,000 का था ओपनिंग में, और डोनेशन मिला। क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए 55,000 इसके अंदर। कितना हो गया ये? 85,000। ओके, अभी समझना अच्छे से, ये 85,000 हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। अब खुद सोचो आप, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि आपके बैलेंस शीट में जाएगा? एंड दूसरा आपका ये जो मैच का एक्सपेंसेस है, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा? अगर जाएगा तो कितना जाएगा बताओ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट क्या होगा? एक्सपेंस में से लेस करो। आप बोलते हो कि सर एक काम करो, आपका जो खर्चा है ना 1,10,000 का, आप खर्चे को ना लेस कर दो। पहले तो आप खर्चे को लेस कर दो, खर्चे को लेस करो। कितना आएगा खर्चे को लेस करोगे तो आप? 1,10,000 माइनस, यस बोलो। मैं बताता हूँ। दिस इज सिमिलर टू योर, जो आप लोग फाइनल अकाउंट्स में जो लेक्चर बैठे थे ना, उसको समझ में आता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज सिमिलर टू योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। अगर आपने एक चीज का प्रोविजन किया है 5,000 का और करंट ईयर में बैड डेट्स हो जाता है 4,000 का, तो जो बैड डेट्स हो गया 4,000 का, उसको आप पीएनएल में लेके जाओगे क्या? नहीं। क्या करोगे मालूम है? 5,000 के सामने नेट करोगे, बोलोगे मैंने बुक कर दिया था प्रोविजन। अच्छा सुनो ना, अगर बैड डेट्स
प्रोविजन है 5000 का, बैड डेट्स हो गया 6000, क्या करोगे आप लोग? हम लोग पहले तो 5000 का प्रोविजन के सामने नॉक ऑफ कर लेंगे और बच गया 1000 ना, उतने का ही करंट में हिट लेंगे, बिकॉज 5000 का हिट ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर से ले चुका हूं। सेम लॉजिक, सेम टू सेम लॉजिक। मतलब मैंने एक फंड बनाया है, उस फंड में मेरे पास अब 85,000 है, प्लस और मुझे पैसा मिला इस फंड में, कितना मिला मालूम है? 20,000 का फंड में पैसा मिला। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आ गया मालूम है आपको? अब इस 1,05,000 में से मैं खर्चा करते जा रहा हूं, तो इसमें से जो मैंने खर्चा किया ना, टोटल खर्चा कितना किया मालूम है आपको? 1,10,000। तो मैं इधर 1,10,000 नहीं माइनस करूंगा, मैं बोलूंगा कि 1,05,000 यहां से चला गया और ये हो गया 0, और बच गया 5,000 है ना, उसको आप एक्सपेंस करके दिखा दो। जितने तक फंड बना हुआ है तो खर्चा पहले वहां तक आप उसको नॉक ऑफ कर लो, जो एक्सेस बच गया बस उसको ही ट्रांसफर कर देना। क्या आया समझ में? क्लियर? डन। उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया और इधर नील बोला हुआ है, बराबर है। द रिमेनिंग ऑफ 5,000 विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो अभी वापस। क्लियर? मतलब उतने तक जितने तक आपका फंड है वहां तक आपने खर्चा बुक कर लिया और फंड को कम कर दिया, और उससे भी ज्यादा अगर खर्चा किया तो उतने का हिट ले लो। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? शो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये तो आप लोगों का फेवरेट अकाउंट है। यहां पर हम लोग फटाफट बना लेते हैं छोटा सा, या आई एम सॉरी, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग एडवांस। अब देखो इधर क्या है, ओके। तो ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो सबसे पहले कौन से ईयर का बात हो रहा है? 2020, 31 मार्च 2020। तो पहले से ये पता लगा लो कि करंट ईयर इज 1920, लास्ट ईयर इज 1819 और नेक्स्ट ईयर इज 2021। ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर रिसीव्ड कितना? 4,50,000। यहां पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैंक में। सभी को क्लियर है क्या ये? वेरी गुड। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स, इसके अंदर है 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर 19, लास्ट ईयर का है ये। ओके, लास्ट ईयर का है, मतलब ये यहां से आया था। अगर क्वेश्चन ने बोला ना लास्ट ईयर का अलग से दिया है, आउटस्टैंडिंग 30 था तो 30 लिखेंगे। क्लियर है? मतलब 10 अभी भी बचा है तो क्लोजिंग में आ जाएगा वो 10। On 31st March 2020, subscription due but not received. Can I say this is your closing? 31st March 2020 क्या है ना? Due not received मतलब outstanding है। Advance subscription received for the year ended 31st March 2020 but pertaining to 21 next year कितना है ये? This is your closing advance which is 26,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2019। ये क्वेश्चन में सब है आपके पास, लगता है इस क्वेश्चन में आपके पास सब है। कैलकुलेट करके जरा जल्दी जल्दी से बता दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? गलत है। आप अगर कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे तो एग्जाम कैसे दोगे? व्हाट अमाउंट should be credited to income and expenditure account? So answer is 4,37,000 as income from subscription. Show the subscription account कर दिया आप लोगों ने। वेरी गुड। अब 7th पे चलते हैं। From the following calculate the amount of subscription outstanding at the end of 31st March 2020. Okay. Opening receivable,
ओपनिंग एडवांस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग एडवांस, रिसीट, क्लोजिंग रिसीवेबल। ध्यान देना इस सम। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स, ईच पेइंग एक चीज याद रख लो, जब भी आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स, प्लीज याद रख लो ये चीज, जब भी आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स और आपके पास मेंबरशिप का रेट होगा ना, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। क्लियर है क्या ये? ओके। तो क्लब हैज कितना मेंबर्स? 350 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ, तो ये तो मेरे को समझ ही गया, 350 इंटू 105 बराबर है ना, ये इजी है कि इतना तो आपको इनकम है ही है, मिला कितना वो बाद में देखते हैं। 350 इंटू 1050, इट इज कमिंग टू 3,67,500। रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 4,10,000 रिसीव्ड, लिख देते सीधा जाके बैंक में। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 19, और यहां पर देखोगे तो 20 है, तो कहने से दिस इज योर ओपनिंग रिसीवेबल, तो यहां पर आ जाएगा आपका 45,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग है ये, क्लोजिंग एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस है ये। एंड क्वेश्चन ने यही पूछा कि आउटस्टैंडिंग बताओ क्लोजिंग वाला, तो बैलेंसिंग फिगर इज दिस 45,000 plus 3,67,500 plus 62,000 minus 30,000 minus 4,10,000, it is coming to 34,000। सिंपल। किसी को भी डाउट है इसमें? वेरी गुड। ओके, इसमें कुछ ड्राइंग वाइंग बनाया था हमने, कर देते हैं डिलीट। ओके, ये वही क्वेश्चन है पासबुक वाला। देखो बहुत सिंपल है, जो भी रिसीट और पेमेंट में दिया होगा ना, उसका सिंगल इम्पैक्ट जाएगा, और जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसका। वेरी गुड। अब एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं फटाफट। हम लोग एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट्स, सबसे पहले ना यहाँ पर आपका सिर्फ मुझे ध्यान यहाँ पर लेके जाना है कि बैलेंस एट बैंक एज पर, और बैलेंस एट बैंक एज पर, तो सबसे पहले इस पासबुक को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू, तो प्लीज यहाँ पर समझो, यहाँ पर हम लोग को तीन चीज बनाना है इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है हमको, फॉर द प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेकिन हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? कैपिटल फंड निकालने के लिए। सबसे पहले ना ये तीन एंड कैश को क्यों ऊपर रखा है इन्होंने, कैश और ये, इसका पोस्टिंग हम लोग कर देते हैं। पहले मुझे बताओ डिपॉजिट अकाउंट मतलब क्या होता है? बैंक में डिपॉजिट अकाउंट है, इसका मतलब एफडी, फिक्स डिपॉजिट बना के रखा है मैंने। करंट अकाउंट मतलब हाँ, हमारा नॉर्मल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। और कैश इन हैंड का मतलब बराबर है, तो ये तीनों का तीनों बैंक के हिसाब से वो बोलते हैं। ओके, तो एज पर कैश बुक कौन सा वाला डिफरेंट होगा? डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट के कैश इन हैंड? करंट अकाउंट, बराबर है ना, करंट अकाउंट। तो 3090 और 250 वो तो एज इट इज आएगा, ये दोनों तो एज इट इज आने वाला है आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर है क्या ये आप लोगों को? लेकिन 150 नहीं आएगा,
सर क्यों 150 नहीं आएगा? क्योंकि 150 इज बैलेंस एज पर पासबुक। 150 मुझे क्या चाहिए? बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए। कैश बुक के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस आएगा वो आप दिखाओगे बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो है वो है ये वाला एडजस्टमेंट। और क्लोजिंग का बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग का फिगर पे ध्यान देना बस। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। चेक अनप्रेजेंटेड मतलब हम लोग ने चेक इशू कर दिया, चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ था? कैश बुक का बैलेंस कम हुआ था। बताओ बीआरएस में क्या करना चाहिए? हाँ, बीआरएस एग्जाम देने वाले हो आप, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 150 माइनस 260 क्या हो रहा है? ये माइनस मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे आप बैलेंस शीट में। मतलब बी वेरी क्लियर, आप लोगों के एसेट साइड में 3090 250 दिखेगा और लाइबिलिटी में 110 दिखेगा। क्या ये क्लियर है? क्लोजिंग बैलेंस शीट एक बार देखते चलो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलो एक बार। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो, कैश इन हैंड 250, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 3090 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 110। क्लियर है आप लोगों को क्या करना है? ओके। सिमिलरली ओपनिंग का भी कर लेते हैं ना फटाफट। ओपनिंग का 2230 एज इट इज आ जाएगा, 100 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 600 जो है इट इज बैलेंस एज पर। एंड अब 300 ले लो, क्या हो जाएगा? ये भी माइनस। तो नॉर्मल बैलेंस आया, तो मतलब ये बार आपका जो अमाउंट आने वाला है ना वो 100, 2230 एंड 300 आ जाएगा। मतलब ये एज इट इज, ये एज इट इज, और इसके बदले में कितना आ जाएगा? 300। 100, 2230 एंड 300 ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले आप लोग आ जाओ इस ओपनिंग बैलेंस शीट में। 100, 2230, 300। डाउट है कि एकदम क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, बाकी तो आप लोग रेगुलरली जो कर रहे हो वही है। तो अब इसको फटाफट क्लोज करते फटाफट। ओहो, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जब जब दिखेगा सब्सक्रिप्शन तब तब आपको करना है ये। सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग रिसीवेबल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग रिसीवेबल। सर आपने एडवांस नहीं लिखा? हाँ नहीं लिखा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं होता है, तो इसलिए फिलहाल इग्नोर कर दिया। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, कैन आई से दिस इज योर ओपनिंग रिसीवेबल 150, क्लोजिंग 100, और रिसीट साइड में जाके देखना है। रिसीट साइड में मिल गया 2260, तो यहां पर आ जाएगा आपका ये 2260। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर आपको? 150 प्लस 2260 माइनस 100 है 260। जरा आई एम सो सॉरी, 2600, 2600 प्लस 150 माइनस 100 कितना आ रहा है ये आपको? 2650। ओके, तो वापस इधर आ जाओ। मैंने लगता है ना उल्टा लिख दिया है, ये बराबर लिखा है ना हमने? हाँ बैंक में, अच्छा ये सॉरी मैं वही बोला, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा लिख दिया है, ध्यान दे दो। 100 लेस 1, 2, ये जाएगा आपके
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये 150 कहाँ जाएगा आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड, एसेट। तो सबसे पहले 150 को एसेट साइड में हम लोग प्लॉट करके आते हैं जल्दी जल्दी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 150 मिल गया, यस मिल गया। फिर नेक्स्ट वाला क्या है आपका, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट 2550 कहाँ पर आएगा, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगा, 2550 हो गया, यस हो गया। नेक्स्ट ये वाला कहाँ पर आएगा आपके रिसीट और पेमेंट में, हो गया, हाँ हो गया, आ गया ये। और ये कहाँ पर आएगा आपके करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में 100, ये है करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में 100। क्लियर, सब्सक्रिप्शन डन, चेक वाला ये डन। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ड्यू फॉर प्रिंटिंग मतलब आउटस्टैंडिंग है आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो पहले तो प्रिंटिंग का खर्चा कितना है वो देख लेते हैं हम लोग, 280 है, तो 280 प्लस क्या हो जाएगा, करंट ईयर का खर्चा कितना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 80 प्लस 80 माइनस कितना आ रहा है आप लोगों को 260, तो 260 प्रिंटिंग का खर्चा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में 260। बट हम लोग प्रेजेंटेशन में प्लस माइनस इनर कॉलम में दिखाएंगे, और फिर उसका सेकेंड इंपैक्ट भी तो देना है ना, सेकेंड इंपैक्ट देना है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी साइड में चला जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो लास्ट ईयर के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सो दिस इज योर 80 क्लोजिंग वाला, एंड आपका ओपनिंग वाला यहीं पर उन्होंने दिखा दिया है। क्लियर, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, अकाउंट बनाना है हम लोगों को, मशीन अकाउंट, इधर देख लो, ओपनिंग फॉर्मेट आप लोगों को लिख के दिया हुआ था प्लीज। तो ओपनिंग परचेस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, एंड ऑफ कोर्स अगर सेल हुआ तो वो भी आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल सेल को नहीं लिख रहा हूं इसके अंदर, चेक करो सेल के बारे में कुछ है क्या, सेल या परचेस के बारे में मशीन का। ओ आपने खरीदा है हाँ या ना, आपने खरीदा है हाँ या ना, ओके। तो मैं एक बार इसको पहले मार्क कर लेता हूँ, ये मशीन यहाँ पर खरीदा है, और यहाँ पर भी देखो कुछ है क्या, सेल, सेल भी है। अगर सेल है तो वापस से प्रॉफिट या लॉस भी आएगा आपका अलग से, सेल जब जब होगा तब तक प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। तो सबसे पहले ना फॉर्मेट को समझ लो, इधर देख लो, इधर अब जगह थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, मशीन अकाउंट बनाना है ना हमको, मशीन यहाँ पर बनाता हूँ मैं मशीन अकाउंट को। ये है हमारा मशीन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, आपने परचेज किया तो वो यहाँ पर आएगा, करंट का जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आपने ये बार सेल किया है ना, और जब जब सेल किया है तब तब सेल के साथ साथ उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी याद रखो, अगर लॉस हुआ वो यहाँ आ जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ वो यहाँ आ जाएगा। आप लोगों को ऑलरेडी डेप्रिसिएशन टॉपिक में सिखाया गया है ये, एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर आ जाएगा। बस अब फिलिंग द ब्लैंक्स करना है हमको, इस लेजर पे फोकस करो बस, दैट्स इट। ओपनिंग 800, ओपनिंग बैलेंस इज 800 and closing was 1750, closing is 175। और क्या क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, दैट्स इट। रिसीट में जाके देख रहा हूं मैं, सेल करके कितना मिला 80। सर आप इक्विपमेंट को सब एक ही साथ क्यों ले रहे हो, इक्विपमेंट के लिए अलग से कुछ बोला नहीं है कहीं पर, तो वो मशीन एंड इक्विपमेंट दोनों को साथ में मैं कंसिडर कर रहा हूँ। क्लियर है ये,
तो मशीन से रिलेटेड जो भी रहेगा वो भी इस लेजर में जाएगा, इक्विपमेंट से रिलेटेड रहेगा वो भी इस लेजर में जाएगा। तो सेल किया हमने 80 का, तो 80 का जो सेल किया वो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैंक में 80। प्रॉफिट लॉस के बारे में पता ही नहीं क्योंकि उसका WDV कितना था वो मालूम नहीं हमको। उसके बाद परचेस, परचेस कितने का परचेस किया आपने? 1500 का परचेस किया है। वहां पर आ जाएगा आपका परचेस 1500 का, 1500 का। और क्या क्या एडजस्टमेंट्स बोला है इस पे? ये वाला हम लोगों ने कर लिया। और कहां पर बोला है? देखो कुछ बोला है आगे पीछे कहीं पर बोला है? नो। यहाँ पर देखो और कुछ बोला है कहीं पर? मशीन 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 नहीं है। कहीं है यहाँ पर? नहीं है। क्या हुआ बोलो? रिपेयर्स टू, ये आपके एसेट साइड में आना चाहिए क्या? एसेट के अंदर आना चाहिए क्या? ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका प्योर एंड प्योर क्या है? ये आपका एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पर क्या लगा, कहाँ गया हमारा अकाउंट? हाँ, तो जरा कैलकुलेट करो। 800 प्लस 1500 माइनस 80 माइनस 1750 कितना आ गया सर? दो बचा। एक तो P&L का लॉस हो सकता है या फिर डेप्रीशिएशन हो सकता है, बराबर है ना? इसका तो डिस्कशन ही मत करो। सर क्या करूं, किधर लिखूं? आप लोग बताओ क्या लेना ठीक रहेगा? डेप्रीशिएशन लो, क्योंकि एसेट का डेप्रीशिएशन तो होगा ही होगा ना। और आपको बता दूं, P&L का लॉस लो या डेप्रीशिएशन लो, दोनों का दोनों ना एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। एंड ऑफ द डे ये 470 पूरा का पूरा कहाँ जाने वाला है? आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर 200 लो, नीचे 270 लो, दोनों पर ट्रांसफर कहाँ पर होने वाला है? तो सीधा 470 डाल दो ना। क्लियर है? अब इसका ना पोस्टिंग, लेजर अकाउंट समझ में आया आपको? अब इसका पोस्टिंग का भी बात करते हैं, सुन लो पहले। पोस्टिंग आपके ओपनिंग के बैलेंस शीट में जाएगा, आपके क्लोजिंग के बैलेंस शीट में जाएगा। अब अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है इसके अंदर, आपके क्लोजिंग के बैलेंस शीट में जाएगा और ये आपके ओपनिंग के बैलेंस शीट में जाएगा। ये क्लियर? ये आपके बैंक बोला तो कैश बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो जा चुका है, ये भी 80 जा चुका है, बस अभी ये बचा है। तो मतलब कैन आई कंक्लूड दैट ये वाला जा चुका है बैंक, ये वाला भी जा चुका है। क्लियर? अब ओपनिंग 800 ओपनिंग के बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ या ना? ओपनिंग के बैलेंस शीट में, ओपनिंग के बैलेंस शीट में एसेट साइड में 800, ओपनिंग के बैलेंस शीट में 800। ओके, आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ फॉर्मेट, मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे भी बताया था, हमेशा पहला फिक्स्ड एसेट्स लिखने का, फिर इन्वेस्टमेंट्स लिखने का, फिर करंट एसेट्स लिखने का। ऐसा नहीं दिखाना मशीन एकदम नीचे है। क्लियर है ये आप लोगों को? ओके, क्लोजिंग 1750 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये भी क्लियर? नेक्स्ट, कहाँ गया मशीन अकाउंट हमारा? 470, ये कहाँ पर आएगा? एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में 470, एक्सपेंडिचर में 470। हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, आप लोगों को ऑलरेडी बताया था वर्किंग नोट, नोट नंबर 2 या 3 जो भी होगा आप लोगों का, उस नोट नंबर के बेस पे ये 470 आएगा। बस ब्रैकेट में लिख देना टू डेप्रीशिएशन नोट नंबर 2 470। ये भी क्लियर है आप लोगों को? ओके। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, किसी को ऐसा लग रहा नहीं है क्या कि सर ये भी तो कैश बुक में भी तो इंपैक्ट आना चाहिए, पासबुक में एंट्री नहीं किया तो कैश बुक में चेंज हो जाएगा बैलेंस, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो गलत लग रहा है। वही तो है, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ अगर इंटरेस्ट का तो आप करोगे क्या? तो कैन आई से दिस इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या करोगे? अब इंटरेस्ट में ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट इनकम में ऐड कर रहे हो, तो दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा? आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में जाएगा ये 20। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट इनकम करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला? जरा देखो देखो देखो, 30 मिला है। तो 30 में ऐड कर दोगे 20 को, तो 30 प्लस 20 हो जाएगा, 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 50, एंड बच गया 20 आपके क्लोजिंग के बैलेंस शीट में दिखेगा 20। ये भी क्लियर है आप लोगों को?
बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, और वो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग। तो पहले तो बोनस देख रहे हो, देखो इनको कुछ बोनस वोनस दिया है क्या? बोनस तो है ही नहीं इधर ग्राउंड्समैन का। बोनस, सॉरी, बोनस तो कहीं पर भी दिख रहा नहीं है उसको दिया है, बट क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, ये ऑनरेरियम कुछ तो लास्ट ईयर का दिख रहा है इधर, लास्ट ईयर का है वो, इधर काम आएगा। बोनस टू ग्राउंड्समैन कहीं पर है नहीं ना यहाँ पर, बोनस टू ग्राउंड्समैन, ग्राउंड्समैन फी है, फीस अलग बोनस अलग, दो ऑप्शन है। आप बोलो फीस में ऐड कर दो बोनस को, तो मतलब आप बोलो 750 प्लस 300 है ना, कहाँ गया, 750 प्लस 300, 1050 आप दिखा दो, 1050 दिखा दो आप पेमेंट में, या 750 और 300 को अलग अलग दिखाओ ना, क्लियर है। और 300 कहां पर दिखाओगे, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन लाइबिलिटी साइड। तो यहां पर देख लो, आप लोग 750 और 250 को अलग अलग दिखाओ, अलग अलग दिखाना इज मोर करेक्ट, क्लियर है ये। एंड 250 को आप दिखा दो आपका आउटस्टैंडिंग अभी भी है, जो कहाँ गया हमारा, को 300, क्लियर है ये। अब लास्ट बचा है ऑनरेरियम, ये भी हो गया। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी आर बीइंग इंक्रीज्ड बाय कितना, 200 से क्या हो चुका है, अब बढ़ चुका है। अब आप लोगों का फोकस रहेगा इसमें, ऑनरेरियम 400 का, ये पेमेंट साइड में दिख रहा है आपको 400 का, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा जो आप लोग ने करंट ईयर में पेमेंट किया होगा 400 का, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा जो आप लोग ने करंट ईयर में पेमेंट किया 400 का, एंड करंट ईयर का खर्चा 600 होगा, 200 ज्यादा है ना, उसका पेमेंट हुआ क्या, नहीं, कैसे मालूम, अगर होता तो पेमेंट साइड में दिखता है ना, तो 400 कहना है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए, 400 दिख रहा है यहां पर देखो, तो कहना चाहिए 500 हो गया, करेक्ट। एंड करंट ईयर का खर्चा कितना है आपका, 600, और वो पूरा का पूरा क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग है, वो पूरा का पूरा क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का खर्चा इज योर 600, और ये पूरा का पूरा आपका आउटस्टैंडिंग, क्लियर है यहां तक। ऑनरेरियम भी सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अब क्या बचा इसके अंदर, इसका पोस्टिंग बचा, बेसिक पोस्टिंग। बेसिक पोस्टिंग मतलब यहाँ पर जो भी रिसीट साइड में दिया है दो ही जगह जाएगा, इधर इनकम और लाइबिलिटी, और जो भी आपका पेमेंट है वो भी दो ही जगह जाएगा, एक्सपेंसेस और एसेट्स। तो यहाँ पर देख लो, जो अनटिक्ड वाला है वो रिसीट फ्रॉम टी, रिसीट फ्रॉम टी, रिसीट फ्रॉम टी, नेट करना पड़ेगा ना, तो नेट इनकम है कि नेट एक्सपेंस है, नेट इनकम है कितने का, 50, तो यहां पर आ जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम, क्लियर, ओके। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स में बोलते बोलते ना राइट साइड में भी चेक करता हूं कुछ है क्या फेयर से, हाँ हाँ दिख गया, नेट इनकम है कि एक्सपेंस है, कितने का, 300 का, तो नेट 300 का एक्सपेंसेस है, कहाँ चला गया, यहां पर है वो, बोनस टू ग्राउंड्समैन टिक नहीं मारा था क्या हमने, ओके। नेक्स्ट, सेल इक्विपमेंट कंसीडर हो चुका है ऑलरेडी, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी, नेट करके दिया है, तो ये कहां पर आ जाएगा आपका, इनकम साइड में 780 एज इट इज, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, स्पेसिफिक डोनेशन है ना ये, टूर्नामेंट के लिए है ये डोनेशन, तो कहां पर जाएगा ये आपका,
लाइबिलिटीज में 1000 आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में डोनेशन, हो गया आपका पूरा रिसीट साइड। अब पेमेंट साइड में चलते हैं। ग्राउंड मैन फीस ये कंसीडर हो चुका है ना, इसको टिक नहीं मारा था हमने, क्लियर है ये। मशीन मूविंग ये भी हमने लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। रेंट ऑफ ग्राउंड ये खर्चा बुक करने का बाकी है 250, तो ये जाएगा आपके एक्सपेंसेस साइड में 250। मैंने गलती से ये वाला टिक मार दिया था वो 300 के बदले में, क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट क्या बचा, 250 टिक हो चुका है, 400 हो चुका है। प्रिंटिंग ऑफिस 280, ये 280 आ जाएगा और ये 500 भी आ जाएगा, 280 एंड 500 एज इट इज आ जाएगा, 280 एंड 500। अच्छा प्रिंटिंग का भी हमने कर दिया 260, ये कर दिया था, एंड 500 क्या था हमारा, 500 कहाँ गया, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, कहाँ गया रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। रिपेयर्स पे कुछ एडजस्टमेंट्स है क्या, अच्छा इसका सेकेंड इम्पैक्ट दिया नहीं हमने ना, इसका एक इम्पैक्ट तो आपको बता दिया इधर, इसका एक इम्पैक्ट तो आपको बता दिया ना इधर, सेकेंड इम्पैक्ट रह गया। तो सेकेंड इम्पैक्ट क्या करना है अपने को, 500 है, 500 है। चेक अनप्रेजेंटेड कहना है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या हो जाएगा, करंट ईयर का क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। करंट ईयर मतलब 260 इज योर करंट, 260 लास्ट ईयर का इट इज 300, नेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 260 माइनस 300 कितना दिखेगा, 460। फिर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है रिपेयर्स वाला, एक इंपैक्ट आपका खर्चे में आना चाहिए प्लस माइनस, दूसरा इंपैक्ट क्रेडिटर्स में मत देना, बैंक में देना, दूसरा इंपैक्ट बैंक में देना, उसको पासबुक बनाने एज पर कैश बुक बनाने के लिए, क्लियर है ये। ऑनरेरियम भी हो चुका है, बाकी भी हो चुका है, क्लियर। अब चेक करते कुछ अनटिक बचा है क्या यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर कुछ अनटिक बचा है क्या, सब हो चुका है टिक, सब हो चुका है टिक। दिस इज योर सरप्लस, दिस इज योर सरप्लस। अब आप लोग क्लोज करेंगे हमारा बैलेंस शीट, क्लोज पहला ओपनिंग वाला क्लोज हो जाएगा, ये बनेगा आपका कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड हो जाएगा आपका ओपनिंग, और ऊपर से आ जाएगा ये सरप्लस, तो ये भी मिल जाएगा और आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। आप देखोगे सब टिक है। क्या टेक अवे था इसके अंदर से, इसके अंदर से टेक अवे क्या था आपका, सबसे पहला टेक अवे ये था कि बैलेंस एज पर पासबुक, इस पर ध्यान देना आपको, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो आपके मॉडल में ना यही चीज़ मार्क होना चाहिए कि ये चीज़ पे एकदम अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन में, बाकी तो आप लोगों को आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक?